शुरुआत से पहले एक जरूरी जानकारी। गुजरात में लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है। इसी चुनाव यात्रा से जुड़ी हमारी स्पेशल सीरीज जमघट के काफी सारे एपिसोड्स यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट और लल्लन टॉप ऐप पर उपलब्ध हैं। जमघट में देखिए गुजरात के दिग्गज नेताओं से सीधी बातचीत। प्रधानमंत्री के घर ऐसा क्या हुआ कि गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला को डर लगने लगा। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया को कमरे में ले जाकर किसने दी गालियां। ऐसे ही तमाम सवाल और उनसे जुड़े जवाब आपको मिलेंगे जमघट पर। गुजरात की अंदरूनी राजनीति को बेहतर समझने के लिए देखिए लल्लन टॉप की स्पेशल सीरीज जमघट। सूचना समाप्त। अब आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सामने स्क्रीन पर आपको एक पेंटिंग दिखाई दे रही होगी। तस्वीर में ग्लोब पर खड़ा एक बादशाह है और उसके सामने भाले पर लटका है एक कटा हुआ सर। बादशाह तीर से सर पर निशाना लगा रहा है। ये तस्वीर 1620 के आसपास बनाई गई थी और तस्वीर में जो बादशाह दिखाई दे रहा है वो मुगल बादशाह जहांगीर हैं। दरअसल जहांगीर की ये पेंटिंग उनकी टूटी हुई हसरतों का नक्शा है। जिस सर पर जहांगीर निशाना लगा रहे हैं वो सर एक गुलाम का है, लेकिन गर्दन से अलग होना तो दूर, ये सर कभी जहांगीर के आगे झुका भी नहीं। ये सर था एक ऐसे व्यक्ति का जिसने आगे जाकर शिवाजी महाराज को प्रेरणा दी और शुरुआत की उस युद्ध नीति की जिसके जरिए मराठाओं ने सालों तक मुगलों की नाक में दम किए रखा। आज 2 दिसंबर की तारीख है। साल 1989 से ये दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा दास प्रथा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस अवसर पर हमने सोचा आपको एक गुलाम की कहानी सुनाई जाए। एक गुलाम जिसने साबित किया कि आदमी की नस्ल उसकी किस्मत तय नहीं करती, बल्कि वो अपनी तकदीर खुद लिखता है। और हम बात कर रहे हैं मलिक अंबर की। और मलिक अंबर ने खुद अपनी तकदीर ही नहीं लिखी, वो इतना ताकतवर बन गए कि बादशाहों की तकदीर लिखने लगे। कौन थे मलिक अंबर और उनका मुगलों से क्या झगड़ा था, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। मलिक अंबर की कहानी शुरू होती है अफ्रीका के एक देश इथियोपिया से। तब इसका नाम होता था अबिसीनिया। अबिसीनिया के लोगों को गुलाम बनाकर बेचा और खरीदा जाता था। अरब के खरीदार में गुलामों को हबशी कहते थे। हालांकि ये शब्द पुराना नहीं हुआ है। 21वीं सदी के भारत में भी कई बार अफ्रीका मूल के लोगों को इस नाम से नस्लभेदी टिप्पणी का शिकार होना पड़ता है। अबिसीनिया के दक्षिणी इलाके के एक प्रांत कंबाटा में साल 1548 में मलिक अंबर की पैदाइश हुई थी। उनके बचपन का नाम चापू था। चापू को बचपन में ही उसके माँ बाप ने गुलामी के लिए बेच दिया। चापू को बगदाद ले जाया गया, जो तब गुलामों के व्यापार का एक मुख्य केंद्र हुआ करता था। बगदाद में उसे मीर कासिम अल बगदादी नाम के एक व्यक्ति ने खरीदा। बगदादी ने चापू को इस्लाम में दीक्षित कर उसे एक नया नाम दिया, अंबर। बगदाद में रहकर अंबर ने कारोबार और युद्ध के कौशल सीखे और जल्द ही उसकी मांग पूरे बगदाद में होने लगी। बगदादी ने अंबर को मोटे मुनाफे पर एक दूसरे व्यापारी को बेच दिया। वहां से अंबर को दक्षिण भारत लाया गया। दक्कन में अंबर का नया मालिक बना चंगेज खान, जो तब अहमदनगर रियासत में खासा रसूख रखता था। खास बात ये थी कि चंगेज खान खुद गुलाम बनाकर भारत लाया गया था, लेकिन धीरे धीरे उसने तरक्की करते हुए ताकत हासिल की और अहमदनगर सल्तनत का सूबेदार बन गया। चंगेज खान के पास हजारों गुलामों की सेना थी। दक्कन में उस दौर में गुलामों की हैसियत बाकी दुनिया से बेहतर थी। एक तो गुलाम गुलामी से आज़ाद हो सकता था, दूसरा उसके बच्चे पैदाइश से गुलाम नहीं माने जाते थे। इसलिए पूरे दक्कन में अबिसीनियाई लोगों का एक वर्ग खड़ा हो गया था जो अच्छा रसूख रखते थे और शाही खानदानों में ब्याहे जाते थे। अंबर को शुरुआत में चंगेज खान की फौज में भर्ती किया गया। उसकी निष्ठा और लगन से प्रभावित होकर चंगेज खान ने उसे अपना निजी सेवक बना लिया। इस दौरान उसे शाही दरबार में जाने का मौका भी मिला, जहां उसने प्रशासन और युद्ध से जुड़े मामलों को करीब से देखा और जाना। 1576 में अहमदनगर में गद्दी को लेकर एक लड़ाई छिड़ी, जिसमें अंबर के मालिक चंगेज खान की मौत हो गई और अंबर को गुलामी से आज़ादी मिल गई। इसके बाद अंबर ने कुछ वक्त बीजापुर सल्तनत के लिए काम किया, जहां उसे मलिक की उपाधि मिली और उसका नाम हो गया मलिक अंबर। मलिक अंबर ताकतवर कैसे बने, इसके लिए तब दक्कन के समीकरण को समझना पड़ेगा।
दक्कन में इस दौर में 4 सल्तनतें थीं, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर और मुगल सल्तनत। मुगल लगातार दक्कन में अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में दक्कन की फौजों को लगातार मदद की जरूरत होती। इसी का फायदा उठाने के लिए मलिक अंबर ने 100-150 गुलामों को भर्ती किया और एक किराए की फौज बना ली। जिस सल्तनत को जरूरत होती वो अपनी फौज उसे किराए पर दे देते। अगले 2 दशकों तक ऐसा ही चला। फिर साल 1595 में मलिक अंबर को एक नई संभावना दिखाई दी। अहमदनगर सल्तनत आपसी लड़ाइयों के चलते जर्जर हालत में पहुंच चुकी थी और इसका फायदा उठाने के लिए मुगल उन पर चढ़ाई की तैयारी कर रहे थे। मलिक अंबर ने एक सिपह सालार के साथ हाथ मिलाया। दोनों के पास मिलाकर 7,000 की फौज थी जो उन्होंने अहमदनगर की मदद के लिए देने का फैसला किया। साल 1595 में मुगल सेना ने अहमदनगर पर चढ़ाई कर दी। अहमदनगर की महारानी चांद बीबी ने गोलकोंडा और बीजापुर की मदद से मुगलों को पीछे हटाने में कामयाबी पाई, लेकिन मुगलों ने पहले विरार पर कब्जा किया और फिर धीरे धीरे अहमदनगर की सीमाओं में दखल देने लगे। 1597 में चांद बीबी और मुगलों के बीच एक और बार लड़ाई हुई और इस बार जीत मुगलों की हुई। अहमदनगर किले पर मुगलों का कब्जा हुआ तो चांद बीबी के खिलाफ उनकी ही रियासत के लोगों ने बगावत कर दी। साल 1599 में उनके अपने ही सैनिकों ने उनकी हत्या कर डाली। संभव था ये अहमदनगर सल्तनत का अंत होता, लेकिन इस खेल में अभी एक मोहरे की चाल बाकी थी। गेम ऑफ थ्रोन्स के एक सीन में लिटिल फिंगर कहता है, केओस इज अ लैडर, यानी अराजकता एक सीढ़ी है। दक्कन में फैली इस अराजकता को सीढ़ी बनाने वाले व्यक्ति का नाम था मलिक अंबर। मुगल कब्जे के बाद होने वाली अफरा तफरी में मलिक अंबर ने हजारों लोगों को अपनी तरफ किया और एक ताकतवर फौज बना ली। और सिर्फ इतना ही नहीं, ताकत को शाही मोहर देने के लिए उन्होंने चांद बीबी के पोते मुर्तजा निजाम शाह को अहमदनगर सल्तनत का नया सुल्तान घोषित कर दिया। उन्होंने परंदा को अहमदनगर सल्तनत की नई राजधानी बनाया और अपनी बेटी की शादी नए सुल्तान से कर दी। हालांकि असली ताकत मलिक अंबर के हाथ में थी। उन्होंने खुद को अहमदनगर सल्तनत का वजीर नियुक्त किया। सल्तनत पर उनकी पकड़ इस कदर थी कि दूसरे राज्य अहमदनगर को अंबर की जमीन कहकर बुलाते थे। अंबर ने अहमदनगर को मजबूत किया और दक्कन के राजाओं के साथ संबंधों को सुधारा। उन्होंने मुगलों को सीधी टक्कर देनी शुरू की। इधर 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की मौत हो गई। मुगल गद्दी को लेकर उत्तराधिकार की लड़ाई में जीत मिली शहजादे सलीम और जहांगीर को। गद्दी संभालते ही जहांगीर ने दक्कन की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया, जहां मलिक अंबर उनके पिता की कब्जाई जमीन को वापस लेते जा रहे थे। वैसे भी मुगल खुद को पूरे हिंदुस्तान का मालिक मानते थे। उनके दरबार में कहावत चलती थी कि बारिश की कुछ बूंदें समंदर की बराबरी नहीं कर सकती। ऐसा दक्कन की फौजों के लिए कहा जाता था, जो कुल मिलाकर भी मुगलों की 1/3 थी। लेकिन ये बात सिर्फ आधा सच थी। ये सच था कि दक्कन फौज की ताकत में मुगलों से कमज़ोर थे, लेकिन पैसे के मामले में उनकी शक्ति मुगलों के बराबर और कभी कभी तो उनसे भी बढ़कर थी। दस्तावेज बताते हैं कि अकेले बीजापुर सल्तनत को साल में 13 करोड़ की आमदनी होती थी, वहीं मुगलों को 22 करोड़ की। दक्कन सल्तनत के पास मुगलों से लड़ने की पूरी क्षमता थी, लेकिन सिर्फ तभी जब वो साथ मिलकर काम करते। उनकी आपसी लड़ाई मुगलों को फायदा पहुंचा रही थी। मलिक अंबर ने बीड़ा उठाया कि वो दक्कन को एक कर मुगलों से लुहा लेंगे। बीजापुर सल्तनत को लिखे एक खत में वो कहते हैं, जब तक मेरे शरीर में जान है मैं मुगलों को जीतने नहीं दूंगा। जितनी बार भी मुगलों ने दक्कन में आगे बढ़ने की कोशिश की, उन्हें अपने सामने मलिक अंबर खड़े नजर आए। मलिक अंबर ने हल्के घुड़सवारों की छोटी छोटी टुकड़ियां बनाई जो पहाड़ी इलाकों में तेजी से चल सकते थे। ये घुड़सवार मुगलों की विशाल सेना पर अचानक हमला करते और मौका मिलते ही भाग जाते। यही रणनीति आगे चलकर शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के खिलाफ अपनाई थी। छत्रपति शिवाजी के दरबार में लिखी कविता श्री शिव भारत में मलिक अंबर को सूर्य की संज्ञा दी गई। शिवाजी महाराज के दादा मालोजी मलिक अंबर का दायां हाथ हुआ करते थे। 1610 का साल मलिक अंबर की जिंदगी का निर्णायक साल माना जाता है। इसी साल उन्होंने मुगलों को पछाड़ते हुए अहमदनगर किले पर कब्जा कर लिया और मुगल इलाकों में हमला करते हुए सूरत बंदरगाह को नष्ट कर डाला। व्यापार की दृष्टि से सूरत बंदरगाह मुगलों के लिए काफी मायने रखता था, इसलिए इस घटना ने जहांगीर को आग बबूला कर दिया। 1610 तक मलिक अंबर ने 50,000 की फौज इकट्ठा कर डाली थी। साथ ही उन्होंने खिड़की नाम का एक नया शहर बसाकर उसे अपनी राजधानी बना दिया। खिड़की यानी आज का औरंगाबाद। तब के यात्रा वृतांतों के हिसाब से खिड़की काफी विकसित नगर था। यहाँ शाही लोगों के रहने के लिए महल और खूबसूरत बाग बने हुए थे। खिड़की में पानी की समस्या थी, इसलिए मलिक अंबर ने यहाँ नहरों का जाल बनाया। 1610 में ही मलिक अंबर को पहली बार एक बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ा। दरअसल तब तक अहमदनगर के सुल्तान मुर्तजा
कारगुजार निज़ाम शाह ने एक दूसरी शादी कर ली थी। नई मलिका ने एक रोज़ सुल्तान की दूसरी बेगम यानी मलिक अंबर की बेटी को सरेआम बुरा भला कहा, उसे हबशी और गुलाम की बेटी कहकर गाली दी। सुल्तान ने भी हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि वो मलिक अंबर के साए तले जीते हुए तंग आ चुका था। जब मलिक अंबर को इस घटना का पता चला तो उन्होंने सुल्तान और उसकी नई बेगम को जहर देकर मरवा डाला। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की औलाद को गद्दी पर बैठा दिया। इसी बीच मलिक अंबर ने एक और फैसला लिया। तब ज़मीन का अधिकार शाही दरबार के पास होता था। उन्होंने नया नियम बनाते हुए मराठा सरदारों को ज़मीन का मालिकाना हक दे दिया। इससे कई मराठा सरदार उनके खास सिपह सालार बन गए, लेकिन साथ ही मराठाओं की ताकत बढ़ने से उन्हें चुनौती भी मिलने लगी। उनके ऊपर कई बार जानलेवा हमले भी हुए, लेकिन हर बार वो बच निकले। साल 1616 में उन्हें मुगलों के साथ हुई एक जंग में हार का मुंह देखना पड़ा, जिसके चलते उन्हें मुगलों से संधि करनी पड़ी और बेरार और अहमदनगर का किला वापस मुगलों को सौंप देना पड़ा। अब तक मलिक अंबर को मुगलों के खिलाफ बीजापुर सल्तनत का साथ मिल रहा था, लेकिन 1617 में बीजापुर ने मुगलों से संधि करते हुए मलिक अंबर के खिलाफ जंग छेड़ दी। कुछ सालों तक रक्षात्मक लड़ाई लड़ने के बाद 1624 में मलिक अंबर ने बीजापुर पर हमला किया और बीदर और बीजापुर की राजधानी पर घेरा डाल दिया। मुगलों और बीजापुर से उन्हें दो तरफा लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। दोनों फौजों का सामना करने के लिए उन्होंने भटवाड़ी को चुना। भटवाड़ी के पास उन्होंने एक नदी के किनारे डेरा डाला। जैसे ही बीजापुर मुगल फौजें नज़दीक आईं, उन्होंने पास ही मौजूद नदी का बांध खोल दिया, जिससे ज़मीन पानी और कीचड़ से भर गई। ऐसी ज़मीन पर मुगल आर्टिलरी का आगे बढ़ना मुश्किल था। मलिक अंबर ने अपने घुड़सवारों को मुगल आर्मी के दाहिने फ्लैंक पर हमला करने के लिए भेजा और लगातार कई महीनों तक मुगल और बीजापुर फौज की नाक में दम किए रखा। 2 महीने तक मुगल फौजों को रोके रखने के बाद सितंबर 1624 में मुगलों और मलिक अंबर का आमना सामना हुआ। इस जंग में मलिक अंबर के साथ शिवाजी के पिता शाहजी भी थे। यूरोपियन यात्री पिएट्रो वाले ने अपने दस्तावेजों में इस लड़ाई का जिक्र किया है। मलिक अंबर की फौज के लिए जाना पहचाना इलाका था। उनकी घुड़सवार सेना ने एक के बाद एक हमले करते हुए मुगल और बीजापुर फौजों के फॉर्मेशन को ध्वस्त कर दिया, लेकिन बीच लड़ाई में जब अंबर की फौजें जीत रही थीं, उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया। मुगल फौज को जीत की किरण नजर आई। उन्होंने तेजी से आगे की ओर प्रेस किया, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि ये मलिक अंबर की एक चाल थी। अंबर ने अपनी घुड़सवार टुकड़ी को दाईं तरफ भेजते हुए मुगल सेना के ऊपर पीछे से अटैक करने के लिए भेजा, जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। एक मुगल कमांडर मारा गया, जबकि 3 को बंदी बना लिया गया। बीजापुर की फौज के कमांडर भी पकड़े गए। जो बचे उन्होंने भागने में ही अपनी भलाई समझी। इस युद्ध में मलिक अंबर को एक बड़ी जीत हासिल हुई। इस जीत ने मराठाओं के हौसले तेज कर दिए। वहीं मलिक अंबर का कद इतना बढ़ गया कि उनके कदमों में कुबेर के खजाने लाकर डाले जाने लगे। मलिक अंबर ने आगे भी कई छोटी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और सोलापुर को भी अपने कब्जे में कर लिया। 78 साल की भरपूर जिंदगी जीने के बाद साल 1626 में मलिक अंबर की मौत हो गई। जिंदगी भर मलिक अंबर से नफरत करने वाले जहांगीर ने उनकी शान में लिखवाया, युद्ध नीति में और शासन में, न्याय में और नियंत्रण में उसके बराबर और कोई नहीं था। इतिहास में अबिसीनिया के किसी गुलाम ने कोई कद हासिल नहीं किया जैसा मलिक अंबर ने किया था। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप से। शुक्रिया।